हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में विमीय विश्लेषण की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की विमाएँ कैसे ज्ञात करते हैं इसकी स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ ज्ञात करने से, और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे नियतांकों या स्थिरांकों की विमाएँ भी ज्ञात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएँ ज्ञात करना। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लास्ट में विकृति या स्ट्रेन इसकी विमा फाइंड आउट की थी। विकृति या स्ट्रेन यह एक विमाहीन राशि होती है और प्रतिबल जो कि बल बटे क्षेत्रफल होता है, इसकी विमा होती है L0 प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इसकी विमा आती है L0, जिसे हम M0, L0 और T0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो इसके दूसरी क्वांटिटीज आती है वह आती है प्रतिबल। प्रतिबल एक कहलाता है स्ट्रेस। प्रतिबल इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। और इसकी जो हम डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं वह आती है, पहले हम फोर्स की डायमेंशन लिखते हैं। इसकी डायमेंशन आती है ml t-2, ये फोर्स की डायमेंशन है। और क्षेत्रफल या एरिया, इसकी जो डायमेंशन आती है ये L² होती है। तभी आती है F, ये आती है ml t-2 अपॉन L²। इस कंडीशन में इसकी डायमेंशन आ जाती है m L-1, क्योंकि ये L² ऊपर जाएगा -2 का हो जाएगा, और ये L यहाँ पर ये 1 है, -2 + 1 -1 बचता है, ml -1 t-2। इसके बाद प्रतिबल और विकृति ये दोनों एक नियतांक के लिए व्यक्त करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, जो होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग या इसको प्रत्यास्थता गुणांक बोलना ज्यादा सही है, प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति होता है। प्रतिबल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर है? जो डायमेंशन प्रतिबल की होती है वही प्रत्यास्थता गुणांक की भी हो जाती है। ml -1 t-2, यहाँ पर जो विकृति आ रही है इसकी डायमेंशन L0 होती है। तो अभी आ जाता ही है डायमेंशन m L-1 t-2, ये प्रत्यास्थता गुणांक की विमा हो जाती है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स की डायमेंशन हो जाती है। तो क्लियर है, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक इन दोनों की डायमेंशन समान होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डायमेंशन आती है वह आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। तो स्टूडेंट्स, अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
या कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन टी, जहां पे जो ग्रीक वर्ड ओमेगा होता है ये कोणीय वेग के लिए व्यक्त करता है, ये ओमेगा कहलाता है। और ये कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंट करता है, और टी यहाँ पर समय कहलाता है। कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है, या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, जहां पर जो स्मॉल एन आता है ये फ्रीक्वेंसी होती है और कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है। तो क्लियर है, इसकी डायमेंशन 2 पाई अपॉन एन आवृत्ति की विमा t-1 होती है, और टी यदि 2 पाई ये विमाहीन हो जाता है तो ये 1 आवर्तकाल या समय की विमा टी हो जाती है, जिससे इसकी विमा कोणीय वेग की विमा t-1 प्राप्त होती है। तो कोणीय विस्थापन थीटा, यहां पे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और एक समझ ले, ताप या टेम्परेचर की विमा केल्विन के साथ कई जगह थीटा भी दी हुई है, इसकी विमा थीटा। जब आप थीटा के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तब यह टेम्परेचर की डायमेंशन हो जाती है, इसकी विमा हो जाती है। तो आपको ये थीटा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना है। थीटा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी, थीटा ओमेगा t-1 अपॉन टी, इस तरह से आएगा। टी 1 ऊपर जाएगा तब इसकी जो डायमेंशन होती है वह हो जाती है t-2, जिसे हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं m0 L0 t-2। ये कोणीय विस्थापन की विमा हो जाती है। इसके बाद जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी विमा फाइंड आउट करते हैं। जड़त्व आघूर्ण, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है I इक्वल टू mr², जहां पर m द्रव्यमान होता है और r द्रव्यमान कण की घूर्णीय अक्ष से दूरी होती है। तब I इक्वल टू द्रव्यमान की जो डायमेंशन होती है वह आ जाती है m, और r स्क्वायर ये l² हो जाता है, और इसकी डायमेंशन हो जाती है m l², ये हो जाता है ml²। तो ये जड़त्व आघूर्ण की डायमेंशन हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डायमेंशन है, हम उस नेक्स्ट डायमेंशन के लिए फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग J इक्वल टू I ओमेगा, कोणीय संवेग इसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और J इक्वल टू I ओमेगा होता है, जहां पर I जड़त्व आघूर्ण है और ओमेगा कोणीय वेग होता है। I इसकी डायमेंशन ml² और ओमेगा इसकी डायमेंशन होती है t-1। तो ये कोणीय संवेग की डायमेंशन निकल आती है I इक्वल टू ml² t-2। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटीज लेते हैं।
उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटीज, कुछ हीट की क्वांटिटीज इसमें से लेते हैं। अब ऊष्मा की कुछ राशियां लेते हैं और उसकी डायमेंशन अब हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एक जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एक किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा का फार्मूला होता है। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा, ये होती है Q। जहां पर इसमें जो S आता है, S होता है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। S कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। तो स्टूडेंट हम यहां पर अब स्पेसिफिक हीट, इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। आपको डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए उस क्वांटिटीज का फार्मूला आना जरूरी है। तो इससे क्लियर है, S इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T, ये फार्मूला बन जाता है। और यहां पे अब हमें Q या ऊष्मा की डायमेंशन लिखनी है। तो ऊष्मा की डायमेंशन वही होती है जो कि ऊर्जा की डायमेंशन होती है, अर्थात m l स्क्वायर t माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन हो जाती है। तब S इक्वल टू m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन m द्रव्यमान की ये डायमेंशन है, डेल टी टेम्परेचर। इसके लिए हम डेल टी की जो डायमेंशन होती है वह हम के भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों सही होती हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं थीटा। तब इसकी डायमेंशन आती है m और m, ये कैंसिल हो जाता है। और S विशिष्ट ऊष्मा की जो डायमेंशन होती है वह होती है l स्क्वायर t माइनस 2 थीटा माइनस 1, जिसे हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। m0 l स्क्वायर t माइनस 2 और थीटा माइनस 1, ये विशिष्ट ऊष्मा की डायमेंशन हो जाती है। स्टूडेंट्स, अभी आपने विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन फाइंड आउट की है। इसके बाद क्वेश्चन आता है लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा की डायमेंशन क्या होती है? तो आप जानते ही हैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा क्या होती है। इसे हम L से व्यक्त करते हैं। अवस्था परिवर्तन के लिए दी जाने वाली ऊर्जा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसकी डिटेल स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। और इसका जो फार्मूला होता है वह आता है Q इक्वल टू M इंटू एल, जहां पर L लेटेंट हीट होती है। और इसका फार्मूला L इक्वल टू Q अपॉन M हो जाता है, जहां पर Q ये एनर्जी है और एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वह आती है m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन m।
ये कैंसिल हो जाती है और इसकी जो डायमेंशन आती है वह आती है एल स्क्वायर टी माइनस टू। और इस डायमेंशन के लिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m0 एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो स्टूडेंट्स ये गुप्त ऊष्मा की विमा हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट डायमेंशन आती है, हम उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन, नेक्स्ट डायमेंशन हम फाउंड आउट करते हैं कुछ अब विद्युत आवेश। इसकी विमा फाइंड आउट करते हैं। विद्युत आवेश ए होता है Q, फॉर्मूला होता है I इंटू टी, जहां पर I इलेक्ट्रिक करंट है और T समय है। तो क्लियर है, I की डायमेंशन होती है A और T समय, इसकी डायमेंशन होती है T। तब Q इसकी डायमेंशन हो जाती है AT, जिसे हम लिख सकते हैं m0 L0 A1 और T1। ये विद्युत आवेश की डायमेंशन हो जाती है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, इसकी डायमेंशन हम फाइंड आउट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र इसे B से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू IBL, इससे हम चुंबकीय क्षेत्र की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तभी आती है B इक्वल टू F अपॉन IL। तब B इक्वल टू F फोर्स है और फोर्स की जो डायमेंशन होती है वह होती है ML T माइनस टू। I करंट है, विद्युत धारा है, इसकी डायमेंशन होती है A। L चालक तार की लंबाई है, A होती है L। L और L कैंसिल हो जाता है और B की जो डायमेंशन आती है वह हो जाती है M। L इसमें है नहीं, T माइनस टू A माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र की। इसके बाद हम कुछ कांस्टेंट होते हैं, स्थिरांक होते हैं, उनकी डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कुछ जो 11th में इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन हमेशा पूछी जाती है, हम उसकी स्टडी करते हैं। ये कांस्टेंट होते हैं। सबसे पहला कांस्टेंट ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी विमा फाइंड आउट करते हैं, इसकी विमा निकालते हैं। सार्वत्रिक नियतांक इसे कैपिटल G से व्यक्त करते हैं। और हम जानते हैं कि जो न्यूटन का रूल होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तब इससे
जो जी का फार्मूला आता है, जी इक्वल टू होता है अपॉन 1 कर दें इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी आता है जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर M1 M2। इसके बाद हम ये सारी जो क्वांटिटीज इस फार्मूला में आई हैं उनकी डायमेंशन लिखते हैं। एफ की डायमेंशन आप इसको पहले यहाँ पे अलग से लिख लें, एफ की डायमेंशन, आर की डायमेंशन और एम की डायमेंशन। एफ इसकी डायमेंशन MLT -2 होती है, आर इसकी डायमेंशन L होती है, एम इसकी डायमेंशन कैपिटल M होती है। F की डायमेंशन आप लिख लें MLT -2, आर स्क्वायर ये आता है L स्क्वायर अपॉन M1 M2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाता है M स्क्वायर। क्लियर है? M और M ये बचता है M-1, 2 है ऊपर जाएगा -2, यहाँ पर +1 है, ये बचता है M-1 L स्क्वायर और L1 ये हो जाता है L³ या L3, M-1 L3 T-2। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट या सार्वत्रिक स्थिरांक की डायमेंशन निकल आती है। इसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है, हम उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम विस्कोसिटी कोएफिशिएंट या श्यानता गुणांक इसकी विमा ज्ञात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है श्यानता गुणांक। इसे हम ग्रीक वर्ड ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है श्यान बल F, श्यानता में आप पढ़ेंगे इसको, विस्कोसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बल F समानुपाती होता है क्षेत्रफल A के, और बल F समानुपाती होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता के। वेग प्रवणता दूरी के साथ वेग में होने वाली कमी के। तो वेग प्रवणता ये हो जाती है डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। इन दोनों के लिए हम मिला देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। F is directly proportional to A into डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। तभी आ जाता है F इक्वल टू ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। इससे अब हम श्यानता गुणांक की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तभी आता है ईटा इक्वल टू F इंटू डेल्टा X अपॉन A इंटू डेल्टा V, जहां पे डेल्टा V वेग या वेलोसिटी है। तो इससे आप इस फार्मूला को आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब इसकी जो डायमेंशन निकालनी है वो लिखते हैं। F फोर्स, इसकी डायमेंशन MLT-2 डेल्टा X ये दूरी है, इसकी डायमेंशन यहां पर आ जाती है L।
अपॉन ये ए एरिया डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाती है, और डेल वी ये वेलोसिटी है, वेग है, इसकी डायमेंशन हो जाती है एल टी माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आती है इसकी डायमेंशन? एफ एम एल टी माइनस 2 डेल एक्स एल एल स्क्वायर एक कैंसिल हो जाती है। तब इससे यहां पर बनता है एम, एल एल और एल कैंसिल हो गया, एल प्लस 1 का है ऊपर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, एम एल माइनस 1, और ये टी माइनस 2 है, नीचे माइनस 1 है, माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाता है, और ये हो जाता है टी माइनस 1। तो ये श्यानता गुणांक की डायमेंशन बन जाती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m1 l माइनस 1 और t माइनस 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट कोफिशिएंट या नियतांकों की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इसमें से डायमेंशन लेते हैं अब हम गैस नियतांक। या गैस कांस्टेंट की गैस नियतांक, इसकी बिमा जो फार्मूला होता है पीवी इक्वल टू आर टी होता है, जिसमें आर गैस नियतांक है और टी टेम्परेचर होता है। टी यहाँ पे समय नहीं है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, जिसकी डायमेंशन यहाँ पे हमने थीटा ली है। तब आर इक्वल टू पी वी अपॉन टी, जहां पर पी ये प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसकी डायमेंशन हो जाती है एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर ऊपर जाएगी -2, एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2, इसकी डायमेंशन निकल आती है। वी वॉल्यूम है, और जो वॉल्यूम की डायमेंशन होती है वह होती है एल क्यूब। टी इसकी डायमेंशन थीटा आती है। अब इसको इसकी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। प्रेशर इसकी डायमेंशन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होती है। प्रेशर, स्ट्रेस या प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक तीनों की डायमेंशन यही हो जाती है। इंटू बी वॉल्यूम डायमेंशन एल क्यूब अपॉन टी टेम्परेचर, इसको लिख देते हैं थीटा, आप के भी लिख सकते हैं थीटा की जगह पे। तब जो डायमेंशन आती है वह आती है m माइनस 1 प्लस 3 एल स्क्वायर टी माइनस 2 और थीटा माइनस 1, ये गैस नियतांक की डायमेंशन आ जाती है। इसके बाद हम प्लैंक स्थिरांक या प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। प्लैंक स्थिरांक
ए होता है एच। ए होती है ई इक्वल टू एच म्यू। ऊर्जा का हरण क्वांटा में होता है ई इक्वल टू एच म्यू, जहां पर ई ऊर्जा है और म्यू उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति होती है। तो क्लियर है, जो ई आता है ऊर्जा, इसकी डायमेंशन होती है ml स्क्वायर टी माइनस 2 और म्यू फ्रीक्वेंसी है, इसकी डायमेंशन होती है टी माइनस 1। तब H इक्वल टू ई अपॉन म्यू हो जाती है। ई एनर्जी है, ml स्क्वायर टी माइनस 2 म्यू ए आती है टी माइनस 1। इस कंडीशन में इसकी जो डायमेंशन है वह आती है m एल स्क्वायर टी माइनस 1, ऊपर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 1। ये इसकी डायमेंशन आ जाती है। प्लांक स्थिरांक की ये डायमेंशन हो जाती है। इसके बाद एक नेक्स्ट स्थिरांक लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक ए भी के होता है और किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा E इक्वल टू 3/2 kT होती है, जिसमें जो के आया है ये के बोल्ट्जमैन नियतांक है। ये के बोल्ट्जमैन नियतांक होता है और टी यहाँ पर तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, ये समय नहीं है। ई एनर्जी है, ऊर्जा है और जो 3/2 है ये विमाहीन राशि होती है। तब इससे के इक्वल टू आता है ई अपॉन टी, जहां पर ई एनर्जी और जो एनर्जी की डायमेंशन आती है वह होती है ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टी। इसको लिख दिया थीटा, आप इसको के भी लिख सकते हैं। तब इसकी जो डायमेंशन आएगी वह होती है m एल स्क्वायर टी माइनस 2 और थीटा माइनस 1। ये इसकी डायमेंशन हो जाती है। इसके बाद हम एक लास्ट इंपॉर्टेंट नियतांक होता है, स्थिरांक होता है, उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा। ऊष्मा चालकता गुणांक, इसे भी सामान्यतः कैसे ही व्यक्त करते हैं। तो जो ऊष्मा चालकता गुणांक है ये ऊष्मागतिकी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ऊष्मा चालकता गुणांक किसी वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा Q ये उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। पहला पॉइंट, Q समय के समानुपाती होती है, जितना ज्यादा उसको हम गर्म करेंगे वस्तु उतनी ज्यादा गर्म होती है।
और थर्ड पॉइंट होता है क्यू जे डेल एक्स ताप प्रवणता के समानुपाती होती है, जिसको थर्मल ताप प्रवणता थर्मल ग्रेडियंट भी कहते हैं। ताप प्रवणता दूरी के साथ ताप में होने वाला परिवर्तन थर्मल ग्रेडियंट। अब जो Q आता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, ताप के लिए लिख दिया इसको θ1 माइनस θ2 इक्वल्स टू डेल थीटा। और यदि इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तब ये तापमान की विमा हो जाती है। दूरी के साथ परिवर्तन ये हो जाता है डेल एक्स इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हो जाती है। क्लियर है कि ताप के डिस्टेंस के साथ तापमान में कमी आती जाती है। यदि कोई लोहे की छड़ है, इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ का तापमान दूसरा रहेगा और यहाँ का तापमान दूसरा होता है। तब इसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, Q is directly proportional to A, Q is directly proportional to del theta upon del x and Q is directly proportional to T। यहाँ पर जो T है ये समय है, ये आपको ध्यान रखना है। तब Q इक्वल टू KA डेल थीटा इंटू टी अपॉन डेल एक्स आता है। और यहाँ पे जो डेल एक्स आता है ये यहाँ पे दूरी है और डेल थीटा ये तापमान है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस कंडीशन में इसके बाद जो हमें फॉर्मूला बनता है इसको अपन बन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब K इक्वल टू आता है Q इंटू डेल एक्स अपॉन A डेल थीटा इंटू टी। और इस फार्मूला में हम जब इसकी डायमेंशन रख देते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन रख देते हैं तो हमें K की विमा प्राप्त हो जाती है। इसको यहाँ पे हम रखते हैं। अब K इक्वल टू Q हीट या एनर्जी, इसकी डायमेंशन ml स्क्वायर T माइनस 2, डेल्टा एक्स ये दूरी है, इसकी डायमेंशन L आएगी, A इसकी डायमेंशन L स्क्वायर और डेल थीटा ये थीटा आती है और यहाँ पर आता है T। तो स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें और इसकी जो डायमेंशन आती है वो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आपकी डायमेंशन निकल आती है। ये आती है यहाँ पर M, इसमें ये आया है L माइनस 2, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा ये हो जाता है T माइनस 3 और थीटा माइनस 1। क्लियर कर लें आप इसको। तो ये ऊष्मा चालकता गुणांक K की विमा निकल आती है। तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर कई फिजिकल क्वांटिटीज की और कई स्थिरांकों की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए लाइक कर दें। थैंक यू।